हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th की जो एक्सरसाइज 2 है उसकी विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे हम। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) बराबर हमें एक फलन दे रखा है कि x स्क्वायर का लेना है तब जब x की वैल्यू 0 के बराबर और 3 के बराबर हो, यानी इससे छोटी भी हो। तो इस कंडीशन के अंदर हमें ये फलन का मान लेना है। और 3x जब लेना है जब 3 के बराबर और 3 से बड़ी हो और 10 के बराबर और 10 से छोटी हो, यानी x का मान 10 से छोटा होना चाहिए, तब हम ये फलन लेंगे। इसी प्रकार हमें एक फलन दे रखा है gx कि x स्क्वायर जब लेना है हमें जब x का मान है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर और 2 के बराबर और 2 से छोटा हो। 3x लेना है जब 2 के बराबर वैल्यू हो और उससे बड़ी और 10 से छोटी और 10 के बराबर हो, तब हमें ये मान लेने हैं। अब हमें ये बताना है कि f तो एक फलन है और g एक फलन नहीं है, यानी नॉट फंक्शन। ये हमें दर्शाना है इसमें। तो देखो, इसमें हमें जो x बराबर 3 है इस पे वैल्यू चेक करेंगे, क्योंकि बाकी x के मान पर डिफरेंट आएगी वैल्यू सबकी। x बराबर 3 पर यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो फलन f के लिए हमें पहले f3 चेक करेंगे। तो 3 लेंगे तो पहले हमें ये मान ले लेंगे, तो कितना आएगा x स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। और फिर f3 निकालेंगे दूसरे फलन पर, क्योंकि यहाँ भी 3 के बराबर हो रहा है, यहाँ भी 3 के बराबर है x, तो दोनों फलन हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो 3x बराबर 3 रखेंगे जब मान तो 9, यानी वैल्यू डिफरेंट नहीं आई इसके अंदर। यानी 3 है वो किससे रिलेट है, सिर्फ 9 से ही रिलेटेड है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह-प्रांत में हमें प्राप्त होगा और अद्वितीय भी होगा, यानी एक अवयव का जो संबंध है वो एक ही अवयव से होगा। हमें सिर्फ 3 पे चेक करना है। तो इसमें हमें सेम ग्रुप आ रहा है कि 3 इधर 3x की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर भी 9 आएगा और दूसरे फलन में भी सेम वैल्यू है। तो इसका अर्थ यह है कि 3 सिर्फ 9 से रिलेटेड है। तो हम लिख देंगे कि f एक फलन है, यानी f के प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह-प्रांत में विद्यमान है वह अद्वितीय है, यानी एक का प्रतिबिंब एक ही अवयव है, दो नहीं है। अब इसी प्रकार जी के लिए चेक करेंगे। तो जी में देखो 2 पे चेक करेंगे, क्योंकि 2 इस फलन के भी बराबर है और 2 ये फलन भी ले सकते हैं 2 के लिए। तो हम g2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे g2 की। तो देखो, पहले लेंगे x स्क्वायर, तो वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर बराबर 4। फिर दूसरे फलन पे निकालेंगे तो ये फलन भी ले सकते हैं हम, क्योंकि ये भी 2 के बराबर है। तो इसके लिए वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि 2 जो अवयव है वो 4 से भी रिलेट है और वो 6 से भी रिलेट है। तो प्रांत का जब एक ही अवयव के 2 प्रतिबिंब होते हैं, तो वो जो फलन है, वो जो संबंध है वो फलन नहीं कहलाता। फलन की यही परिभाषा है कि जब कोई संबंध में प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पे ये नियम टूट रहा है, तो हम लिख देंगे जी एक फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के अवयव 2 के 2
प्रतिबिंब है, 2 प्रतिबिंब हैं, 4 और 6। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है कि एफ 1.1 माइनस एफ 1 और बट्टा में है 1.1 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम 1.1 यानी एफ 1.1 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो जब 1.1 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे रखेंगे, तो देखो ये हो जाएगा 1.21, ठीक है। इसी प्रकार f1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो तो 1 ही आएगी, f1 बराबर आएगा 1 का स्क्वायर 1। तो ये वैल्यू हम इनपुट करेंगे, ये वैल्यू हमें यहाँ इनपुट करनी है। तो देखो f 1.1 का मान 121 माइनस 1 और बट्टा 1.1 माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 0.1। अब देखो इसमें से जब 1 को घटाएंगे तो बचेगा 0.21। अब जब पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा 2.1, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटेगा और यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ पे आ जाएगा, तो नीचे से तो पॉइंट हट जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप ऊपर तो 10 से गुणा कराओ और नीचे 100 से, इस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एफ एक्स, ऊपर भी एक द्विघात समीकरण है और नीचे भी एक द्विघात समीकरण है। हमें इसका प्रांत ज्ञात करना है, यानी प्रांत कौन सी संख्या हम यूज कर सकते हैं, अक्स के स्थान पर कौन सा मान हम यूज कर सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि प्रांत क्या होता है, जो हम अक्स की वैल्यू इनपुट करते हैं वो हमारा प्रांत होता है, और जो यहाँ पे मान आता है y बराबर, वो होता है परिसर। तो इसके लिए शर्त यह है कि नीचे जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अक्स की हम वो वैल्यू ज्ञात कर लेंगे 2 जिन पे इसका मान क्या हो रहा है 0, तो फिर उनको हम r में से माइनस कर देंगे, यानी कि प्रांत क्या होगा इसका, r में से 2 वैल्यू कम होंगी, ठीक है। वो वैल्यू जिन पे इसका मान नीचे 0 हो रहा है, नीचे 0 होने पर क्या हो जाता है, जैसे ऊपर कोई वैल्यू है नीचे 0, तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये वैल्यू इनवैलिड वैल्यू हो जाएगी। वो वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम इसका मान निकालेंगे, यानी इसके शून्य निकाल लेंगे, हम इसको 0 बराबर मान लेंगे। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पर माइनस आता, तो वो हो जाएंगे 6 और 2, तो उसको लिख लेंगे हमें माइनस का 2x माइनस का 6x और प्लस 12 0। अब गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से x को बना रहा है तो x माइनस 2 और यहाँ से -6, तो यहाँ भी x माइनस 2। एक बार x से -2 को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 यहाँ पे शेष रहेगा। फिर एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे और एक बार x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू आई 2 की वैल्यू आई 6, यानी इन दो वैल्यू का मान हमें x के स्थान पर नहीं रख सकते। x के स्थान पर हम 2 भी नहीं रख सकते और x के स्थान पर हम 6 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत। तो इन दो वैल्यूओं को हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी 2 और 6। तो इसका प्रांत ये हो जाएगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या ले सकते हैं सिर्फ 2 और 6 को छोड़ के। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1,
इसका प्रांत और परिसर हमें ज्ञात करना है। अब हम अक्ष के स्थान पर देखो कौन सी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे न तो नेगेटिव वैल्यू तो हम यहाँ पर रख ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस का कोई नंबर आएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, काल्पनिक। तो हमें काल्पनिक नंबर नहीं लेना है। तो देखो प्रांत क्या होगा इसका। अब देखो यहाँ पर 1 ले सकते हैं, ठीक है। 1 लेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0। 1 से बड़ी संख्या ले सकते हैं हम, तो 1 तो शामिल करेंगे हम, यानी 1 हम यहाँ पर रख सकते हैं। और अनंत तक कोई भी धनात्मक संख्या है वो हमें रख सकते हैं। तो ये जाएगा इसका प्रांत, यानी 1 से लेकर पॉजिटिव कोई भी संख्या हो हम सारी रख सकते हैं। 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 को रख सकते हैं। अब जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास परिसर आ जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे कि y की वैल्यू क्या आएगी, यानी fx की वैल्यू क्या आ सकती है। तो जब हम x बराबर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो एक वैल्यू तो आ गई इसकी 0, यानी 0 वैल्यू आएगी। फिर देखो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाएंगे तो धनात्मक मान आता जाएगा, तो अनंत तक ऐसे चलता जाएगा। तो इसके लिए प्रांत और परिसर हो गए ये दोनों। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें संख्या दे रखी है मॉडुलस के अंदर, यानी मॉडुलस x-1 और फिर मॉडुलस है। मॉडुलस का अर्थ है कि इसका उत्तर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा इसमें कि कोई भी वैल्यू रख सकते हैं हम, ठीक है। तो प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं यहाँ पे, यानी 8, क्योंकि यहाँ पर रखते जाएंगे। लेकिन परिसर क्या आएगा, परिसर हमेशा धनात्मक संख्या आएगी। तो लिख देंगे धनात्मक वास्तविक संख्या, हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या ही आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिसमें दे रखा है कि कोई फलन है इस प्रकार, जिसमें f दे रखा है x और y के स्थान पर है x² 1 + x²। ये संबंध है जो r से r में एक फलन है, और f का परिसर हमें ज्ञात करना है। यानी परिसर कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली, ये हमारा होता है प्रांत, यानी पहली वैल्यू प्रांत और दूसरा घटक होता है वो क्या होता है, परिसर। तो हमें ज्ञात करना है परिसर। अब देखो ये वैल्यू हम y बराबर मान लेते हैं x² 1 + x²। अब जैसे हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, जैसे माइनस की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे, तो वो वैल्यू अपने आप क्या बन जाएगी, प्लस की। जैसे -2 रखा हमने, तो देखो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 1 + 4। तो ऊपर संख्या छोटी रहेगी और नीचे संख्या बड़ी रहेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमेशा जो इसका मान है वो 1 से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर क्या आ सकता है, 0। तो 0 भी आ सकता है, ठीक है, और 1 से छोटी आएगी वैल्यू। तो परिसर क्या हो जाएगा अपने आप ही, यानी एक तो 0 आ सकता है, माइनस की संख्या तो आ ही नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में जो माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, और नीचे संख्या हमेशा बड़ी आएगी। तो 1 से मान हमेशा छोटा ही होगा, यानी 1 भी शामिल नहीं कर सकते हम। 0 शामिल है और 1 तक इसका मान आ सकता है। तो ये इसका हो गया परिसर। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है f(x) x+1 g(x) दे रखा 2x - 3 और हमें f + g
एक्स एफ माइनस जी एक्स और एफ बट्टा जी एक्स ज्ञात करें। तो ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, एफ प्लस जी एक्स। हम तो इसको डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं एफ एक्स और जी एक्स को। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन और प्लस जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और x 3x और माइनस का 3 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये इसका हो गया आंसर। फिर है एफ माइनस जी, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे कोष्टक के बाहर, तो माइनस का 2x और प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह चेंज होंगे। इसको सोल्व करेंगे तो देखो हो जाएगा 3 1 4 और माइनस का x, तो 4 माइनस x इसका क्या हो जाएगा आंसर। फिर है आपका एफ बट्टा जी एक्स, यानी एफ एक्स बट्टा जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 और जी एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर x हम क्या नहीं ले सकते, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए बट्टा में, तो x की वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी 3/2 पर। 3/2 हम यहाँ पे तो इसकी वैल्यू है वो नहीं रख सकते। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है एक फलन 1 1 2 3 0 और -1 -1 और -3। फलन है वो जेड से जेड में है और एफ एक्स फलन है ए एक्स प्लस बी। हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी एक्स की वैल्यू जब हम 1 लेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक को हम यूज करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 1 और वाई की वैल्यू यानी जो एफ एक्स है हमारा उसकी वैल्यू भी 1। ये जो वैल्यू है ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 1। दोनों वैल्यू जब इस एफ एक्स के अंदर इनपुट करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा, एक एक्स के स्थान पर 1 इनपुट करेंगे तो जाएगा ए प्लस बी। तो इक्वेशन क्या बन गई, ए प्लस बी बराबर 1। इसी प्रकार इस युग्म को हम ले लेंगे तो x बराबर है आपका 2 और एफ एक्स कितना है 3। तो इसको इक्वेशन में इनपुट करेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा 2x प्लस बी, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे a आएगा, x की वैल्यू तो हम ले रहे हैं 2a प्लस बी बराबर 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो इसको सोल्व करने का तरीका ऐसे होता है कि एक इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं ऐसे और एक इक्वेशन को विलोपन विधि होती है इस प्रकार, a प्लस बी बराबर 1। चिन्ह चेंज कर देंगे इनके सबके, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। 2a में से a घटाएंगे तो a बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इस प्रकार a बराबर आ गया 2, a बराबर 2 आया तो उसको इस इक्वेशन में वापस रखेंगे, a की वैल्यू 2 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर कितना आ जाएगा -1। इस प्रकार हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें पूछा है r बराबर दे रखा है, इसमें युग्म दे रखा है ए बी और ए बी है वो बिलोंग्स कर रहे हैं n से, तथा दे रखा है कि a बराबर बी स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन है दोनों इन अवयवों में कि a का मान है वो b का स्क्वायर है। ठीक है, फिर जो संबंध है वो n से n में है और हमें ये कथन दे रखे हैं 3। हमें बताना है कि ये कथन सत्य है या नहीं, तो हमें जांच करनी होगी इन कथन की। पहला कथन है कि ए विद्यमान होगा आर के अंदर और प्रत्येक ए के लिए, तो
बताइए ये कथन सत्य है क्या? यानी ऐसा हो सकता है कि 2 इस आर के अंदर वैलिड हो? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संबंध है a बराबर बी स्क्वायर। यानी कि अगर हम a बराबर 2 लेंगे तो b बराबर क्या होगा, सॉरी, जब b की वैल्यू 2 लेंगे तो 1 का मान होगा 4। इस प्रकार युग्म होगा इसमें। ठीक है, तो ये प्रत्येक जो अवयव है n का, उसके लिए कथन पहला सत्य नहीं है, तो इसके लिए लिख देंगे असत्य, क्योंकि ऐसी वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी हमें आर के अंदर। सेकंड है हमारा, इसमें पूछा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो बताइए ये संभव है क्या कंडीशन? अगर 4 2 आर के अंदर विद्यमान है तो बताइए 2 4 भी विद्यमान होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है कि ए बराबर है बी स्क्वायर। तो ये संख्या इसका स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर थोड़ा है, तो ये आर के अंदर नहीं मिलेगा। तो दूसरा कथन भी हो जाएगा असत्य। तीसरे कथन में दे रखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि ए सी बिलोंग्स टू क्या हो, आर। तो इसके लिए भी हम चेक करेंगे। तो हमने ए बी सी की कुछ हमें वैल्यू ले लेंगे, जैसे हमने युग्म ले लिया आर के अंदर ही, जैसे 4 और 2 ले लिया पहला। फिर जब हम यहाँ पे 3 लेंगे बी की वैल्यू तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो हमें यहाँ पे बी लेना था, यहाँ पे बी आना चाहिए और यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 कैसे आ सकता है? जब यहाँ पे √2 लेंगे, यानी हम √2 लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा ऐसा। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब बताइए आप कि अगर ए बी आर के अंदर है और बी सी भी आर के अंदर है, तो बताइए ए सी भी क्या आर के अंदर होगा? तो ये कथन असत्य है, क्योंकि 4 और √2 का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। यानी 4 और √2 ऐसा आर के अंदर संभव नहीं है। तो तीसरा कथन भी क्या है? असत्य। इस प्रकार आप इसे चेक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमें पूछा है एक समुच्चय दे रखा ए और दूसरा समुच्चय दे रखा बी। यानी इसमें दे रखा 1 2 3 4 और बी में दे रखा है 1 5 9 11 15 और 16। फलन दे रखा है 1 5 2 9 3 1 4 5 और 2 11। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है हमें इसमें पूछा है, देखो यहाँ पे 2 का रिलेशन 9 से है और 2 का रिलेशन 11 से भी है। तो इससे क्या पता लगा सकते हैं यहाँ पे कि ये जो प्रांत का अवयव रिपीट होगा तो ये एक फलन नहीं होगा। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। तो एफ, हमें ये पूछा है कथन दोनों सत्य है क्या? तो एफ ए से बी में एक संबंध है, तो पहला अवयव प्रांत से है और दूसरा अवयव सह-प्रांत से होना चाहिए, तब ये एक संबंध हो सकता है। यानी इसको ऐसे हमें समझ सकते हैं, यानी ये हमारा ए है, ये बी। ए में 4 अवयव हैं 1 2 3 और 4। बी में अवयव दे रखे हैं 1 5 9 11 15 और 16। अब जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार दे रखा है हमें। 1 का 5 से संबंध है, 2 का 9 से है और 2 का 11 से भी है, 3 का 1 से संबंध है और 4 का 5 से संबंध है और 2 का 11 से है। ठीक है, इस प्रकार ये हमें दे रखा है। तो पहला अवयव प्रांत से होना चाहिए, दूसरा अवयव सह-प्रांत से, तब वो ए क्रॉस बी का क्या हो जाता है, जो एफ है वो इसका क्या है,
सबसेट। तो ये क्या हो गया, एक संबंध है। तो पहला कथन तो क्या है, सत्य। ठीक है। दूसरे में पूछा कि एफ ए से बी में एक फलन है क्या, यानी जो संबंध है वो एक फलन है क्या। तो ये फलन नहीं है, क्योंकि एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब विद्यमान है, यानी 2 का रिलेशन 9 से भी है और 2 का रिलेशन 11 से भी है। तो ये एक फलन नहीं है, लिख देंगे असत्य। कारण इसका लिख देंगे कि प्रांत के एक ही अवयव के दो प्रतिबिंब से प्रांत में विद्यमान है, अतः ये संबंध एक फलन नहीं है। फिर 11 नंबर है, इसमें आपको दे रखा है एफ, यहाँ पे ए बी दे रखा है और दूसरा युग्म दे रखा है। दूसरा जो घटक है वो है ए प्लस बी। ए बी है वो जेड से बिलोंग कर रहे हैं और एफ जो है वो जेड से जेड के अंदर एक संबंध है। हमें पूछा है कि क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है, तो हमें इसका औचित्य भी स्पष्ट करना है। तो देखो, इसके लिए हम चेक करेंगे कि हम कोई भी जेड की वैल्यू लेंगे और इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हमने एफ 0 की वैल्यू ज्ञात की। यानी हमने पहला जो ए और बी की वैल्यू लेनी है हमें, वो दोनों जेड से होनी चाहिए। ठीक है। तो हम युग्म बनाएंगे इसके अंदर ही। तो पहले हम ए बराबर ले लेंगे 0 और बी बराबर ले लेंगे 1। तो ये वैल्यू इनपुट करेंगे यहाँ पे, तो इसका मान क्या आएगा, यानी 0 गुणा ए तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। फिर हमें ए बराबर तो ले लेंगे 0 और बी बराबर ले लेंगे 2, यानी कोई दूसरी वैल्यू के लिए हम इसको निकालेंगे। तो जैसे ये एफ के अंदर है, ठीक है, तो वापस 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहला अवयव यहाँ पे, यानी 0 गुणा 2, दूसरा है 0 प्लस 2। तो अवयव जो युग्म आएगा वो क्या आएगा, 0 और 2। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 0 और 2 आएगा। अब 0 का रिलेशन 1 से भी है और 0 का रिलेशन 2 से भी है। इस प्रकार 0 सहप्रांत के बहुत सारे अवयव से रिलेट है। तो ये जो हमें संबंध दे रखा है वो एक फलन नहीं है। इस प्रकार आप और भी इसके अवयव निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे 0 के एक से अधिक प्रतिबिंब विद्यमान है, अतः एफ एक फलन नहीं है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बराबर हमें दे रखा है 9, 10, 11, 12 और 13, यानी 5 अवयव दे रखे हैं ए के अंदर। और एफ जो हमारा फलन है वो दे रखा है ए से एन में, यानी इसका प्रांत तो हम लेंगे ए से और सह प्रांत इसका विद्यमान होना चाहिए एन में, यानी जो उत्तर आए वो एन के अंदर ही होना चाहिए। और फलन परिभाषित है इस प्रकार, यानी एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक। क्वेश्चन नंबर 12 में तो फलन दे रखा है हमें कि एन का महत्तम अभाज्य गुणक, यानी जो एन की वैल्यू हम लेंगे
उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें से जो बड़ा गुणनखंड है वो इसका क्या लेना है, हमें परिसर के रूप में लेना है, यानी इसका वो हो जाएगा परिसर में। तो हमें प्रांत के अवयव का हमें निकालना है, यानी इसमें 5 अवयव दे रखे हैं, तो 5 अवयव किससे रिलेट होंगे वो हमें याद करना है। तो पहले हम F9 का याद करेंगे। तो इसको इस रूप में तोड़ना हमें, यानी n का महत्तम अभाज्य गुणन, तो इसका गुणनखंड करेंगे 3 और 3। इसमें महत्तम यानी दोनों समान है तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो 3 हो जाएगा। फिर है आपका 10, F10, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 गुणा 5। अब इसमें बड़ा कौन सा है, 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। फिर आप F11 के लिए निकालिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुणा 11। तो बड़ा कौन सा है गुणनखंड, 11, तो वो इसका हमें परिसर के रूप में ले लेंगे। फिर है F12, तो इसका हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसमें बड़ा है 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। फिर है F13, 13 का गुणनखंड 1 गुणा 13, बड़ा है 13, दोनों गुणनखंड में से 13। तो ये जो इधर अवयव हैं ये कहलाते हैं परिसर, यानी दूसरा घटक हो गया ये। यानी इसका परिसर क्या हो गया, जो द्वितीय घटक आता है हमारा फलन का वो क्या कहलाता है, परिसर। तो देखो 3, 5, 11 और 13, क्योंकि 3 को हम रिपीट नहीं लिखेंगे वापस, 3, 5, 11 और 30, ये इसके क्या हो गए, परिसर। और ये सभी n से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सहप्रांत हम n में से लेंगे, जो दूसरा समुच्चय हम इधर लेते हैं वो n में से लेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।